और समझ हम लोग पढ़ लिए हैं ना। लगभग क्या मौर्य साम्राज्य खत्म हो चुका है आप लोग का, है ना। मौर्य प्रशासन व्यवस्था में भी हम लोग पढ़ लिए कि कौन सा प्रशासन व्यवस्था है ना। और चूँकि जब मौर्य साम्राज्य का उद्भव और विकास बताया जा रहा था उस समय आप लोग बता दीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। बृहद्रथ था ना। बाकी जो मिलेंगे ना तो हम लोग क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो वो क्या होंगे कि जो हम लोग नहीं पढ़े अभी, और वो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कहाँ से हो जाएगा, इसके माध्यम से हो जाएगा ना। देखिए तो मतलब मौर्य काल। चलिए, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य किसका नाम था ना, चूंकि इसका पिता का नाम था क्या, चाणक्य, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, चाणक्य। और क्या नाम था इसका, विष्णुगुप्त। और क्या नाम था, कौटिल्य। और क्या नाम था, कौटिल्य। तो इसमें दिया है कि चाणक्य का अन्य नाम था तो विष्णुगुप्त, ठीक ना। और कौटिल्य दिया रहेगा आपका ऑप्शन में तो कौटिल्य बना दीजिएगा, ठीक ना। देखिए, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का। नहीं बात ना, आप लोग को बताए थे ना कि कौटिल्य को क्या होता है, मैकियावेली भी कहा जाता है ना। भारत का मैकियावेली कौन है तो कौटिल्य है। नहीं तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र का, ठीक ना। ध्यान रखिएगा आप लोग। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अशोक था। नहीं, और सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार ये भी मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को क्या किया था, हत्या कर दिया था। समझ ना बात। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये सारे क्वेश्चन लिखवाए हुए क्वेश्चन है। चलिए, निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, तो करुवाकी थी। कौन थी, करुवाकी थी, ठीक ना। चलिए, अब देखिए क्या हुआ है कि देखते हैं, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है। बताइएगा आप लोग, ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग को। अर्ध मागधी का, सौर सैनिक का, मागधी का, अंगा का, अर्ध मागधी का, ठीक ना। चलिए, बहुत बढ़िया। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तक्षशिला भेजा था। नहीं, चलिए, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी भी था। अशोक का नाम था। चलिए, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, मौर्य, गुप्त, कुषाण, कौरव। नहीं तो मौर्य है, बात ना, क्योंकि बाबू ये गुप्त कुषाण सब है क्या है, उत्तर मौर्यकालीन वंश है सब, बात ना, मतलब मौर्य के बाद के, ठीक ना। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, बताइएगा आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, अजातशत्रु के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, किसका, मौर्य के, ठीक ना। चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म का। नहीं, किसके सहायक की कौन थे, इसको बौद्ध धर्म का दीक्षा किसने दिया था, उपगुप्त ने दिया था। किसने दिया था, उपगुप्त ने दिया था। समझ ना बात। कलिंग युद्ध होता है, पता ना। उसके बाद क्या होता है कि कलिंग युद्ध होने के बाद ना ये क्या होता है कि देखकर नरसंहार को देखकर ये विहल हो जाता है, और विहल होने के बाद क्या होता है, इसकी मुलाकात होती है उपगुप्त से होती है, जो एक बौद्ध भिक्षुक होते हैं, और उनके वो क्या होता है, प्रभाव में आकर ये अपने धर्म बदल लेता है और बौद्ध धर्म के धर्म में चला जाता है। समझ ना बात। चलिए देखिए, अब बताइए आप लोग, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची जो है किस कला का है, मतलब बौद्ध का है, जैन का है, मुस्लिम का है, किसका है, बौद्ध का है, ना। ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य भूमिका निभाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में उसे राजा बनाने से लेकर बताना उसके बाद मार्ग प्रशस्त कौन कर रहा था, तो चाणक्य कर रहा था, जो इसका क्या था, प्रधानमंत्री था या पुरोहित। समझे ना बात। चलिए, अब बताइए आप लोग कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक, क्या कर रहा है, प्रसिद्ध शासक, ऐसा ना, प्रसिद्ध शासक जो जीवन के अंतिम दिनों में बताओ जैन धर्म अपनाया था, कौन था, भद्रबाहु के सहायता से अपनाया था। इसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ, श्रवणबल गोला में, बतना मतलब वहाँ गया, वहाँ जाकर ये क्या हुआ कि संन्यास आश्रम में रहने लगा, बतना, और वहीं क्या हुआ, संरेखना विधि से अपना प्राण को, समझे ना बात। चलिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी।
चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण था। क्या था? पर्ण। और ये किस धातु की बनी मुद्रा थी? चांदी के। किस धातु की बनी मुद्रा थी? चांदी के। समझ ना बात। चलिए, अभी तो है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन हम बता रहे हैं, बताइएगा लोग। कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, अजातशत्रु। ये कौन से वंश का है? पितृहंता वंश अर्थात मतलब हर्यक वंश ना। दिमाग पर तनिको रहेगा ना रनअप पर, तो उस समय आप लोग ऑप्शन रंग लीजिएगा। समझ ना बात। लेकिन होना चाहिए रनअप। क्या होना? दिमाग को होना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए, ठीक ना। ध्यान रखिए आप लोग। चलिए, अब बताइए मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? बताइए आप लोग। अश्वघोष थे, विशाखादत्त थे, कालिदास थे और भास थे। विशाखादत्त थे। नहीं, और बाबू क्या हुआ है, यही बताए हैं क्या कि पौत्र था कौन? घानानंद का पौत्र था कौन? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य को बताए हैं ना विशाखादत्त मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस में क्या हुआ है कि ये वर्णन है कि मतलब नंद वंश का पतन और मौर्य वंश का उत्पत्ति का वर्णन है। समझे ना बात। चलिए, अब ये तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा को, गुजरात को, महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था ना। देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? मतलब सहिष्णुता नहीं, उदारता और करुणा तीनों रहे ओकरा मेरे नहीं। देखिए तो कौन? देखिए सहिष्णु मीन्स क्या होता है पहले समझिए आप लोग। शब्द मतलब क्या है कि आप अपने धर्म मना सकते हैं सबके प्रति समान भाव से। नहीं, उदार मीन्स आप लोग जानते ही हैं। अब करुणा मीन्स जानते हैं। करुणा के कारण ही क्या हुआ था, कलिंग नरसंहार के बाद ये क्या हुआ कि हथियार को मतलब तलवार को अब वो छोड़ दिया, त्याग दिया था। समझ ना बात। और धर्म की नीति, धम्म मतलब धर्म की नीति पर चलने लगा था। समझ ना बात। तो कौन था ये? अशोक। नहीं, चलिए अभी कह रहे क्या कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं मिला है? पाटलिपुत्र। वेरी गुड। चलिए, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसका? जो अर्थशास्त्र का लेखक था, मतलब अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य था। किसके समय था वो? किसके उस समय कौन राजा था? चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिए, उसी का ना पुरोहित था। चंद्रगुप्त मौर्य को वो कौन लाया था? यही चाणक्य ना लाया था। चलिए, अर्थ देखिए हो गया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? जब नंद वंश का अंत होता है तो फिर कौन सा वंश का शासन होता है? मौर्य वंश का। नहीं, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का वध करके यहाँ एक नया साम्राज्य, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य, ठीक ना। चलिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। नहीं, इसमें क्या है? मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक वर्णन है इसमें। नहीं, चलिए अब बताइए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। हो गया। चलिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा? ऐसा इसमें से ग्रंथ है कि जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है। तो आप लोग को ध्यान रखना होगा ना कि चंद्रगुप्त जब हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़े थे तो उसमें साहित्यिक स्त्रोत पढ़े थे। नहीं, कौन कौन स्त्रोत पढ़े थे हम लोग ना, वो स्त्रोत को एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए, जिसे आप देखिएगा कि मौर्य, हाँ क्या है, नंद वंश के पश्चात ये तो हो गया ना। अच्छा, किसका वर्णन है बताइए? भास के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं ना पढ़े हैं मौर्य साम्राज्य में। चलिए, अब ये भास के बारे में हम नहीं पढ़े हैं। ये शूद्रक के बारे में भी नहीं पढ़े हम लोग, नहीं ना कहीं आया है। पुराण के देखो तो शूद्रक हो गया। अश्वघोष के बारे में भी नहीं पढ़े हम लोग, नहीं ना पढ़े हैं। लेकिन विशाखादत्त को तो पढ़े हैं ना, मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त को पढ़े हैं ना हम लोग, तो हमारा आंसर हो जाएगा वही। ध्यान रखिएगा लोग, हम लोग किस वंश में कौन से किताब पढ़े हैं ना, कहाँ से उसकी साहित्य मतलब उसके उस वंश के बारे में जानकारी मिलती है मत ना। वो किताब हम लोग पढ़े हैं ना कि इतिहास की जानकारी क्या होता है कि हमें मिलती है साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, कुछ विदेशी स्रोत से भी मिलती है, नहीं शिलालेख से भी मिलती है, नहीं कहीं कहीं खनन के बाद जैसे हड़प्पा सत्ता क्या है, खनन से मिला है वहाँ, पता ना ये सारे चीज़। चलिए, अब ये वो क्या है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। किसमें पाटलिपुत्रा का वर्णन उपलब्ध है बताइए आप लोग? कौन सा है किताब? दिव्य दामन है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, अशोक नहीं, इंडिका है, पोलीब्रोथा। क्या बोला था? पोलीब्रोथा। कौन बोला था? पटना को बोला था। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज था कौन? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेनापति था सिकंदर का, पता ना। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखिए। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक कौन से भाषा में अपना शिलालेख लिखा है बताइएगा आप लोग? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। प्राकृत में। किस में लिखा है? प्राकृत में ना, ध्यान रखिए आप लोग। अभी तो
निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय तो चंद्रगुप्त ने। किसने बाबू? चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? 7 श्रेणी में बांटा था। कितने श्रेणी में? 7 श्रेणी में बांटा था, जो आपको 7 श्रेणी लिखवाई गई है, आप लोग देख लीजिएगा ना। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? हाँ, राजनीति पर। किस पर डाला गया है? वो राजनीति पर ना। चलिए, पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ना। देखिए, अब देखिए, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? लकड़ियों से बना महल था ना। चलिए, अब ये तो बाबू क्या है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों के लिए क्या हुआ था कि दशरथ ने, और कहीं मिलता है अशोक, बराबर के पहाड़ी मिलता है ना, तो क्या हुआ था कि जो ये अशोक था ना, आजीविकों के लिए क्या किया था बाबू कि ये कौन था, बराबर के पहाड़ी जो था ना, इसे वो आश्रय गृह के लिए दिया था। आजीवक कौन थे? तो इसका जो पिता था बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय का था। किस संप्रदाय का था? वो आजीवक संप्रदाय का था। वो बौद्ध अनजैन था, वो क्या था? आजीवक संप्रदाय का था। पूछेगा कि बिंदुसार जो था वो किस धर्म को मानता था? तो लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वो ब्राह्मण धर्म को मानता था ना। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वो किसको मानता था? ब्राह्मण धर्म को मानता था ना। चलिए, लेकिन ऐसे आप लोग क्वेश्चन आएगा तो एकदम उसका धर्म क्या था? आजीवक संप्रदाय नहीं। चलिए, और इसका संस्थापक पूछेगा कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मौखलीपुत्र गोसाल। कौन था? मौखलीपुत्र, याद है ना, मौखलीपुत्र गोसाल आजीवकों का बाबू क्या था। और एक बाबू उसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में एक ज्योतिषी रहता था जिसका नाम था पिंगल वत्स नहीं। और वो कौन संप्रदाय का था? तो आजीवक संप्रदाय का। पूछेगा कि पिंगल वत्स किसके दरबार में रहता था? तो बिंदुसार के दरबार में। क्या था वो पेशे से? तो ज्योतिषी था। और किस संप्रदाय से था? आजीवक संप्रदाय से था। समझ ना बात आप लोग? एक संप्रदाय जैसे बौद्ध संप्रदाय है ना बाबू, जैसे जैन संप्रदाय है ना, हिंदू है ना, हिंदू संप्रदाय नहीं धर्म है नहीं, मतलब सनातन है ना, तो वैसे ही बाबू क्या है कि ये भी एक क्या है? संप्रदाय था आजीवक ना। समझ ना बात? चलिए, अब देखिए वो क्या है कि देखो कह रहा क्या, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? एक बार पीछे भी क्वेश्चन आया था। विशाखा दत्त। कौन थे? विशाखा दत्त। चलिए, अब एक बात बताइए आप लोग कि अशोक की तो हो गया शिलालेख। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये तो हो गया है, किस पहलू पर ध्यान दी गई है? निम्न से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में नहीं था, ध्यान रखिएगा। अब बताइए, अफगानिस्तान तो था ही, बिहार था, कलिंग को तो गर्दे मिला दिया था, लेकिन श्रीलंका था? नहीं था, श्रीलंका नहीं था। वहाँ ये अपने पुत्र को भेजा था, और पुत्री को, पुत्र का नाम था क्या? महेंद्र, और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? अमेरिका, श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था ना। चलिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो हो गया हम लोग का। चलिए, अब देखिए करेगा कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, मतलब गुजरात चारों तरफ था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का। और ध्यान रखिएगा कि प्रथम ये संस्कृत में जारी अभिलेख था। क्या था वो? प्रथम ये संस्कृत में जारी अभिलेख था ना। चलिए, अभी तो क्या है, और एक बात और है कि इसी अभिलेख से ये भी मालूम होता है कि नहीं कि सुदर्शन जो झील था वो उनके मंत्री पुष्पगुप्त बनाए थे। किससे? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य अपने सरकारी खजानाओं से उसमें अंशदान किए थे, पैसा दिए थे, जिससे बाबू क्या होता है, राजा नहीं ना बनवाएगा, उसका मंत्री ना बनवाएंगे, तब तो क्या होते हैं, पुष्पगुप्त बाबू वहाँ बनाए थे सुदर्शन झील। तो पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो मौर्य वंश ने। किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बात ना, किसके संरक्षण में हुआ था? तो पुष्प ना, ध्यान रखिए आप लोग। चलिए, अब एक बात बताइए आप लोग, देखिए कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का बना था, हम लोग भी पढ़े हैं। अब करेगा कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है,
स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा कि भब्रू स्तंभ, कौन बाबू, भब्रू स्तंभ, ठीक ना। जो स्तंभ लेख है इसमें क्या है कि अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया, मगध का राजा बताया। देखिए कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन बाबू आप सम्राट पढ़े हो, वो बाबू क्या होगा, राजा भी पूछ देगा, ठीक ना। समझ ना बात। देखिए अब ये प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, हम लोग पढ़े थे कि जनपद महाजनपद हम लोग पढ़े थे उसके पीछे, लेकिन अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मतलब अखंड भारत की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यही अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत लेवल पर जिसका साम्राज्य था वो कौन था, क्योंकि उसके पहले क्या था, सब जनपद महाजनपद हम लोग पढ़े थे, महाजनपद, उससे पहले जनपद नहीं, इस तरह से हम लोग पढ़े थे। लेकिन मौर्य साम्राज्य में जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ हम लोग यहाँ राज की उत्पत्ति होती है, तो अखिल भारतीय राज नहीं है, मतलब अखंड भारत का निर्माण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहायता से किया था, तो चाणक्य के सहायता से। क्लियर, कोई दिक्कत हो किसी को नहीं ना। चलिए अब ये कह रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था, ठीक ना। भारत में स्तूप कला का प्रारंभ किसने किया था, शिलालेख का प्रारंभ किसने किया था, तो अशोक ने किया था। किसने किया था, अशोक ने। ध्यान रखिए आप लोग ना। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जेम्स प्रिसेम नहीं, अब पैंथेलर खोज किया था, पढ़ना वो क्या किया था, खोज किया था। अब पढ़ा था कौन, प्रिसेम ने, जेम्स प्रिसेम ने, ठीक ना। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक किस शिलालेख मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख मिलता है, तो 13वां में मिलता है। किसमें मिलता है, 13वां में मिलता है ना। और क्षत्रियों का वर्णन भी 13वां में मिलता है। चलिए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, मेगास्थनीज क्या था, यूनान, कहाँ का था, यूनान। अरे भाई सिकंदर जहाँ का रहेगा वही का ना था, ठीक ना। देखो तो आओ, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, नहीं किसके दरबार, भारत में किसके दरबार में रहता था उस समय, कौन राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस निकेटर के क्या था, राजदूत था नहीं। चलिए अब बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो 305 ईस्वी पूर्व में। कब किया था, 305 ईस्वी पूर्व में। इनमें से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, हमेशा जनता, अशोक रहता था नहीं। ये बोल दिया था कभी आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो राजा के पास आप कबहू आ सकते हैं, राजा से कोई कबहू मिल सकता है। भाई देखिए अब राजा का मतलब क्या होता है, नहीं जैसे मुख्यमंत्री हैं हमारे, है ना जी, इनसे हम लोग कबहू मिल सकते हैं। दरबार भी मुख्यमंत्री जी लगाते हैं तो उसमें कौन निदान होता है क्या, अब वो तो क्या है, ये प्रजातंत्र है भाई, नहीं ये क्या है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र भी बोल सकते हो इसको, ठीक ना। मतलब ये क्या है, यहाँ है और वहाँ दरबार लगाई जाती है, कोई भी वो प्रजा को मूर्ख बनाने के लिए लगाई जाती है दरबार। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, पिछले बार में जब चुनाव होता है तो जितने प्रत्याशी होते हैं आप अपने फेसबुक पर बाबू उन्हीं लोग से मालूम चल जाता है कि हई पर्व आने वाला है, नहीं देखते हो ना। लेकिन अब की बार मालूम चल रहा था क्योंकि कोई चुनाव तो था नहीं तो पहले आप लोग देखे होंगे क्या कि फेसबुक पर चाहे जो सोशल मीडिया है उस पर बाबू पहले ही क्या होता है कि जो प्रत्याशी हैं वो लिख देते हैं नहीं कि छठ पूजा पर हम सहार वासियों को चाहे जहाँ के जो है नहीं उन वासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नहीं तो इससे मालूम हो जाता था, कोई कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं था, फेसबुक देख लो मालूम हो जाता था कि ये पर्व आने वाला है। 10 दिन पहले ही से बाबू तरह तरह के पोस्टर बनाकर लोग डालना शुरू कर देते। लेकिन अब की बार नहीं हुआ ऐसा क्योंकि वो कोई इलेक्शन नहीं था। ये लोग इलेक्शन जीवी नहीं, इलेक्शन जीवी का मतलब क्या होता है, ये लोग इलेक्शन के समय जीवित दिखाई देते हैं लोग, नहीं है ना बात, तभी ना इलेक्शन जीवी। जैसे देखिए कहा जाता है फोटो जीवी, कुछ लोग को आदत होता है क्या कि मोबाइल हाथ में अंदर टन टन फोटो मुँह बना खींच लेंगे, नहीं तो वो लोग फेसबुक आतंकवादी है लोग, क्या है लोग जब फेसबुक खोलोगे तो कहीं ना कहीं मुँह ऐठले तो कहीं ना कहीं कैसे कैले एगो फोटो उनका मिल ही जाएगा, मतलब आतंक मचैले हैं कहाँ, फेसबुक पर, नहीं है ना बात। तो यही चीज़ होता है। तो आपकी बार तो देखने को ऐसा नहीं मिला, लेकिन ये था, ये बोला था कि नहीं कोई नहीं रोकेगा, अगर कोई रोक दिया तो ये आदेश किसका था, अशोक का। और जब आदेश देता था तो बड़ी प्रेम से कि बबुआ कह दिया था कि केहू हमारा भी डर केहू आवे को तो केहू मतलब रोकी ना ओकरा के, नहीं तो ये प्रेम से समझा दिया, नहीं अगर अवहेलना कीजिएगा तो बन जाएगा कालिंग वाला अशोक, चंडाशोक बन जाएगा बात ना। अगर वो अशोक कहीं चंडाशोक बन गया, शेर को घरे पोसले हो, शेर को घरे पोसले हो, खूब दाल भात चाहे जौन चीज़ खिला रहे हो, मत बोलो कि शेर है, उसे मांस खाने की आदत है। कहियो तनिको उसका दांत यहाँ गड़ गया और लग गया कि आप में भी ब्लड है तो फिर समझिए क्या करेगा, वो
खा ही जाएगा, है कि नहीं बात। इसीलिए तो सावधानी से नहीं, लोग पोसते हैं ना शेर, अभी देख रहे होगा कुत्ते लोग पोस रहे हैं बड़े बड़े, नहीं तो समझिए कि क्या है बाबू, मांस खाता है नहीं खाता है। हम लोग क्या हैं, मांस हैं, हम लोग क्या हैं, मांस हैं। और आपको लग रहा है कि मीट बाहर से खरीद दे रहे हो, उसको मालूम नहीं है कि आप में भी वही ब्लड है। नहीं, अगर जब मालूम उसको हो जाएगा तो फिर बाबू समझ जाएगा कि अरे इहो तो हमार भोजने है, नहीं तो समझिए कि बाबू दुर्घटना घट सकता है। नहीं तो वैसे ही ना अशोक का है, खूब प्रेम से समझा रहा है। नहीं, अब मान लो तू बात नहीं मानोगे तो क्या करेगा, वो बात मना देगा, और नहीं मानोगे तो कहेगा कि चल जाओ यहाँ से, धरती पर कोई जरूरत तुमको नहीं है। नहीं, देखिए आइए हम लोग फिर क्वेश्चन पाते हैं कि कह रहा है क्या अब कि अशोक के जो शिलालेख में संगम राज के बारे में हमें बताता है। संगम राज आप पढ़िएगा, संगम काल ना, संगम राज के बारे में हम लोग को क्या होता है, बताता है। वो कौन सा है, तो दूसरा है और 13वां है, दूसरा है और 13वें है कलिंग युद्ध भी, 13वें है कलिंग युद्ध भी, क्षत्रिय का वर्णन भी 13वें है। नहीं, और दूसरा में हॉस्पिटल खोल रहे हैं, दूसरा में क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बात है ना, ये ध्यान रखिएगा ना। चलिए, निम्न में से किस राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है मतलब अशोक नाम का, तो मास्की अभिलेख में, किस अभिलेख में, मास्की अभिलेख में मिलता है अशोक का नाम का ना। चलिए, और अपने आप को सम्राट कहता है कहाँ, तो भब्रू अभिलेख में। कहाँ कहता है कि मैं मगध का राजा हूँ ना, तो भब्रू अभिलेख में ना। चलिए, निम्न में से निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। इन पर बढ़िया पॉलिश था, ये तो बात सही था भाई। ये अखंड था, एक ही शिलालेख पर बना था। अखंड मतलब समझ गए, अशोक का जो भी शिलालेख है ना, तो एक ही शिला से बना हुआ है। ये भी अपने आप में खासियत, खंडित नहीं। जैसे मान लो कि इसे हो गया ना कि मान लो को बना दिया ऐसे ना, तो हाँ उतने, हाँ बाबू देखो, तो अगर ये नहीं मान लो कि यहाँ से उसको जरूरत पड़ा था, अब यहाँ से जोड़ेगा नहीं पत्थर, जितना जरूरत है बाबू उतना एक ही शिलाखंड से बना हुआ है, एक ही शिलाखंड से बना हुआ है, समझ ना बात। तो ये अखंड था, मतलब खंडित नहीं था ना। चलिए, स्तंभों को सेप्ट सुंडाकार था, क्या था वो, सुंडाकार था, ऐसे ही था सेप्ट, मतलब सुन देखो ना हाथी का, ठीक ना, ठीक ऐसे ही इसका वो था। देखिएगा, पढ़िएगा, देखिए पढ़िएगा, देखिएगा नीचे से ऐसे है, देखिएगा आपको इस तरह से ऐसे ही इसका अभिलेख बना हुआ है, देख लीजिएगा लोग ना, ऐसे बना हुआ है, ठीक ना। तो सुंडाकार था, क्या था, कैसा था वो, सुंडाकार था, ठीक ना। चलिए, अब ये तो क्या है, ये स्थापित संरचना के भाग था, नहीं ये स्थापित कला का भाग नहीं था ना। चलिए, श्रीनगर का स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था, किसने किया था वो, अशोक ने, सॉरी ना। चलिए, अभी एक बात बताइए, आप लोगों को बताए थे कि मतलब क्या था वो, कितने प्रांत थे, पहले 4 गो थे, और जब अशोक आ गया तो 5 गो प्रांत सम्मिलित हो गए। नहीं, कलिंग भी एक सम्मिलित हो गया। तो देखिए बाबू, एक था उत्तरापथ, नहीं उत्तरापथ कहाँ था, तक्षशिला था। उत्तरापथ, देखिए उत्तरापथ मतलब पाकिस्तान में चल जाएगा, उत्तर नहीं, बताया था ना आप लोग को। फिर देखिए दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, नहीं अभी तो क्या है, अभी तो अवंती कहाँ था, उज्जैनी, अठिना, प्राची मतलब पूर्वी प्रदेश या मध्य पाटलिपुत्रा। कौन था वो, प्राची पूर्वी प्रदेश या मध्य में जो था, तो बाबू क्या था, पाटलिपुत्रा, ठीक ना, बताया भी है। और बाबू एगो आप लोगों को मिलेगा कौन, नहीं ये कलिंग मिलेगा ना। चलिए, कलिंग कहाँ था, तोसली, कहाँ था, तोसली था ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अर्थशास्त्र में। आप लोग बताए थे कि प्रथम ब्राह्मण कौन था, वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का उपाधि इसको मिलता है। मतलब उस समय ऐसा ब्राह्मण कोई नहीं था, और ये सबसे पहले बोला वो क्या आदमी कहता है ना, ये उपलब्ध देखो कितना बढ़िया बात बोलता है, ये शूद्र मत कहिए, ये लोग सब लोग आ रहे हैं, क्या है ये लोग आ रहे हैं। आर मीन्स क्या होता है, कुलीन होता है, आर मीन्स क्या होता है, और ये लोग भी क्या बन सकते हैं, सैनिक बनेंगे, नहीं, और ये लोग भी क्या कर सकते हैं, मतलब हर एक मतलब कर्म में भाग लेंगे, बात ना। देखिए क्या होता है, जब तक एक समाज को देखो, एक समाज का निर्माण कैसे होता है, अच्छी बताओ, कोनो गांव में खाली पंडित जी हैं तो एक समाज का निर्माण हो जाएगा, क्या कर लेंगे वो। देखिए, तो हमारी जो पारंपरिक पद्धति थी उसमें सबका अपना अपना स्थान था। नहीं, हम बार बार बताते हैं कि आप लोग किसी भी होता है, आदमी कहता है, एक वर्ग होता है जिसे हम लोग डोम कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं, और आप भी किसी को गाली में कहते हो, एक बात समझ लेना, देखिए उसकी भी एक अपना प्रकाष्ठा है, और कहाँ प्रकाष्ठा है मालूम है आपको, जब आपकी मौत हो जाती है तो वहाँ उसकी प्रकाष्ठा जगह है वहाँ, नहीं, और वहाँ के लिए वो महाराज होता है, क्या होता है वो,
बाहर आ जाता है। नहीं तो गाली तो पीछे किसी को देते हो, तो जाकर उस समय तक गाली देना तो उसको उस समय तक आए, हाँ तो फिर उस समय गाली देते हो। तो वो एक ऐसी परंपरा बनी हुई थी कि सबका अपना अपना स्थान था, नहीं, और अपना अपना वहाँ औचित्य था उस जगह पर, ठीक ना। हाँ, पंडित जी लोग को झोली में तन ज़्यादा गया था, है ना बात, नहीं कि वो बाबू क्या थे उस समय वो सर्वश्रेष्ठ थे, नहीं। और जाहिर सी बात थी कि शिक्षा का कार्य वहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कौन कर रहे थे, वहीं कर रहे थे। शिक्षा को वो लोग कभी छोड़े ही नहीं, ठीक ना। इसीलिए आप लोग देखोगे कि कोई भी एक काल आया है, चाहे कोई भी वंश आए हैं, नहीं, टमाटर का काम किए हैं लोग। टमाटर देखते हो क्या होता है, एक ऐसा सब्जी कौनो चीज़ में डाल दो तो मिल जाएगा। आलू को भी सब्जी में डाल दो, टमाटर से कोई बहुत दिक्कत नहीं है, किसी सब्जी में उसे डाल दो तो क्या करेगा, आदमी को टमाटर नहीं बनना चाहिए। नहीं बस समझ रहे हो, आज आपके साथ हैं, कल उनके साथ है, परसों उनके साथ है, चौथा रोज उनके साथ हैं, तो ऐसे आदमी कोई अच्युत नहीं रह जाता है। तो इसलिए आदमी बोलता है कि आदमी ना टमाटर है। बात समझ गए आप लोग, समझिए, कुछ लोकोक्ति के बारे में भी ध्यान रखिए, ठीक ना। तो यही काम किए थे बाबू, क्योंकि शिक्षा के बाबू क्या किए थे लोग, त्याग नहीं किए थे, पकड़े हुए थे। और बाबू शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो आप बाबू शिक्षा को अगर पकड़े रहिएगा तो आप पूरे का हो जाएगा, महान बन जाइएगा, बात ना। इसीलिए चाहे शासन बाबू तैमूरलंग का हो, और चाहे शासन बाबू चंद्रगुप्त का हो, चाहे शासन किसी का हो, उसमें अपने लोग स्थान बने ले, सब नहीं। आपको क्या लगता है कि सब लोग राजे थे क्या, तो सब लोग विद्वान थे क्या, जो बाबू बनैले था अपना पकड़, तो क्या था वो आगे था, सुने ना बात, तो वही चीज़ था ना। देखिए, तो उस सबसे पहले शूद्र को आर्य किसने कहा है, तो अर्थशास्त्र ने कहा है। तो अर्थशास्त्र किसने कहा है, तो चाणक्य ने कहा है, बात है ना, समझे ना बात। चाणक्य के पिता का नाम क्या था, चाणक्य था, नहीं इसीलिए इसका नाम पड़ा था चाणक्य ना। देखिए अब बताइए आप लोग, चलिए, अशोक का अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, तो प्राकृतिक भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में। बहुत बढ़िया। चलिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है, निम्न कुल का, तो याद रख पाइए आप लोग को, विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में इसको बाबू निम्न कुल का कहा गया है, ब्रिसल कहा गया है, समझे ना बात, ये ध्यान रख रही है लोग, पढ़ाए भी हैं आप लोग को ना। चलिए, निम्न में किस राजा देश में अशोक को व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो मास्की में मिलता है, नहीं। अब भबरू में क्या मिलता है, मैं क्या हूँ, सम्राट हूँ, मगध मतलब मगध का राजा हूँ, ठीक ना। चलिए, अब ये एक बात बताइए आप लोग कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो उपगुप्त के लिए थी, उपगुप्त से, यही ना इनको बौद्ध धर्म। चलिए, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है, मेगास्थनीज ने कहा है, नहीं, ये ना कहा था कि भारतीयों को लिखने नहीं आता, भारतीयों को लिखने नहीं आता है, और यहाँ कभी भुखमरी हुआ ही नहीं, तब बताओ तो कैसे कहा जाता है कि जो सोना के चमचे लेकर पैदा हुआ है उसे क्या मालूम कि भूख क्या चीज़ है, नहीं। ये तो वो दिन भर बाबू बैठल खा रहा था, लिख रहा था, वो जिसको तरह तरह के चीज़ मिल रहे थे, तो लगा कि भाई क्या है। लेकिन सहगौरा अभिलेख में बाबू क्या होता है कि बात है ना, कि वहाँ जो गोरखपुर में है वहाँ मिलता है कि चंद्रगुप्त महाराज यहाँ आए थे, एक दुर्भिक्ष में आए थे। दुर्भिक्ष में क्या होता है, अकाल होता है, पता ना। तो चंद्रगुप्त, देखिए बाबू, मौर्य वंश में अकाल की जानकारी कहाँ से मिलती थी, तो सहगौरा अभिलेख कहाँ है अभी, तो गोरखपुर में। कहाँ है वो, गोरखपुर, वहाँ से मिलता था कि आए थे। और जो अमीर होते हैं उन्हीं से ना अपील की जाएगी भाई, कि भाई आप पैसा बांटिए, ठीक ना, व्यापारियों से। अब हम लोग को भूख लगा था, इसी सबसे ना अपील किया जाएगा, ये सब सुन नहीं रहा है, सब देख रहा हो ना। अब देखो, हाँ पड़ गया ये ना, हाँ हम बोल रहे थे कुछ, हम भूल रहे हैं, समझे ना। अच्छा देखो क्या है, अब आते हैं क्वेश्चन पर बाबू। अशोक ने अपने राजा, ये तो हो गया गुप्त, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था, तो मेगास्थनीज ने कहा था। मौर्य काल में एग्रानोमाई लिखवाए थे आप लोग उसे, PWD, एग्रानोमाई किसे कहा जाता था, तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था, समझ ना बात। चलिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो गुड़ पुरुष, इसका वर्णन कहाँ है, और शास्त्र में है, पता था ना आप लोग को। चलिए, किस श्रीलंका शासक ने अपने
आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी, तो तीस किसने की थी बाबू? तीस ने की थी। नहीं, श्रीलंकाई शासक। कौन था शासक था ये? श्रीलंकाई शासक था। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो प्रशिष्ट पर्वन में। कहाँ मिलता है बाबू? प्रशिष्ट पर्वन में मिलता है कि बाबू क्या था, ये जैन धर्म को अपनाया था ना। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जुलाई। नहीं, जैसे अभी होता है ना वित्तीय वर्ष होता है ना, तो वैसे ही क्या था उस समय वित्तीय वर्ष था, तो वो जुलाई क्या था? आषाढ़ जुलाई से ना। चलिए, निम्न से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? किन किन मतलब किनका प्रयोग? तो देखिए, चोल का किया गया है, पांड्य का किया गया है, सतीय पुत्र का किया गया है और केरल पुत्र का किया गया है, ठीक ना। तो सब पढ़ लीजिएगा, केरल पुत्र सबको किया गया है, सबको। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो शिलालेख है। क्या है? शिलालेख है ना। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि बाबू? ब्राह्मी लिपि। नहीं, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्न से किस देश में यह पाया गया? अफगानिस्तान में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में। कौन सी लिपि में? अरमाइक लिपि में पाया गया है ना। क्या नाम था अभिलेखवा का? क्या नाम था उसका जो अफगानिस्तान में अभिलेख इसका पाया गया है? देखिए, आप लोग लिखे हैं ना। अफगानिस्तान में शहबाजगढ़ी, मानसेहरा पाया गया ना। शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ग्रीक और अरमाइक वही अफगानिस्तान में ना। चलिए, अब देखिए, अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक, देखिए अत्यंत पॉलिश किए हुए एकासम कहीं से खंडित नहीं, एकासम अशोक स्तंभ जिसे पांडु रंजित वालु कशामन के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया था? तो मिर्जापुर के समीप चुनार से। मिर्जापुर के समीप कहाँ से आओ? चुनार से। चलिए, भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते? मेगास्थनीज कहा था। नहीं। चलिए, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर शराब दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तब बिंदुसार ना ध्यान गया। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां बृहद शिलालेख। नहीं। चलिए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैनी का। ध्यान रखिएगा। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक शिलालेख में, मतलब पृथक कालीन शिलालेख में बोला कि सारी प्रजा मेरी संतान है। चलिए, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक। हाँ, यही ना है, इसी में ना बाबू हुआ था कि नहीं भाई अब। हाँ, चलिए, किस शिलालेख में अशोक यह घोषणा करता है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महमात मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। 6वें शिलालेख में यही ना बोलता कि कभी भी किसी भी समय आप हमसे क्या हो सकते हैं? मिल सकते हैं ना। चलिए, निम्न से कौन भी? तो चलिए, विष्ट है क्या? विष्टि है क्या? तो बेगारी है। विष्टि क्या है? वो बेगारी को विष्टि। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था ना। निम्न में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है ना। चलिए, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, अभी बताए थे आप लोग को, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप, राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? एगो तो सहगौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर, एगो और है महास्थान बांग्लादेश। चलिए, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसको भेजा था? का नाम था? हाँ, महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के मानसेहरा जो और शहबाजगढ़ी नहीं पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग है।
किस लिपि का प्रयोग किया है? खरोष्टी। खरोष्टी और अरमाइक लिपि नहीं। चलिए आप बताइए कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो साहेकुना कंधार से। साहेकुना कंधार से। चलिए अभी तो क्या है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। यही कंधार जो है ना, यही अफगानिस्तान है। यही क्या है बाबू, आप लोगों से पढ़े थे ना कौन सा अभिलेख है? तो कंधार अभिलेख है, यही अफगानिस्तान है। सारे कुन्ना, ठीक ना, सारे कुन्ना। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल। चलिए निम्न में से अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख मिलता है? तो गुर्जरा अभिलेख में। कहाँ अशोक का नाम अशोक ही मिलता है ना। चलिए क्लियर हो गया हुई है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये मौर्योत्तर काल ना, मतलब मौर्य के बाद के जो राजा बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तनिक सा याद रखिए आप लोग ना।